वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने जाना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि r दूरी पे हो उससे उसके वजह से पोटेंशियल होता है KQ/R, राइट। तो अगर मान लो यहाँ पर +Q चार्ज है और r दूरी पे हमें पोटेंशियल निकालना है A पॉइंट पे, तो VA कितना आता है? KQ/R आता है, जहाँ पर K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/R। ठीक है। अच्छा, अब इसी की हेल्प से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानेंगे। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जहाँ पे जिस सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है हर जगह। जैसे मैंने पिछले सेशन में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात की थी। उस प्लेन का इमेजिनेशन करो, डाइपोल में जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला प्लेन हम ले रहे थे तो दैट वाज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर सरफेस में हर जगह पोटेंशियल जीरो था, कांस्टेंट था। वैसे ही मान लो ये सर्कल है हमारे पास जो कि इस +Q के अराउंड हमने बनाया हुआ है, और ये सर्कल ही नहीं, एक्चुअली इसको स्फीयर इमेजिन करो। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं +Q से वो चारों दिशाओं में निकल रही होती है ना, 3D फिगर में चारों दिशाओं में निकल रही होती हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई हमारी। तो पोटेंशियल क्या होगा? अगर देखो, पोटेंशियल हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो किसी 1 पे, जो कि सपोज करो R रेडियस पे, तो 1 पे पोटेंशियल कितना होगा? देखो 2 के बराबर होगा। दैट विल बी KQ/R, बिकॉज R तो 2 के लिए भी वही है, 1 के लिए भी वही है, 3 के लिए भी वही है और 4 के लिए भी वही है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हम जाना कि KQ/R होता है और R इज सेम एवरीवेयर, करेक्ट। तो पोटेंशियल एट 1 2 3 4 विल बी इक्वल टू KQ/R। ठीक, चार्ज Q ही है। और तब हम लोग इस सरफेस को, इस स्फीयर को जो हमने बनाया, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं, राइट। इट्स नॉट ए सर्कल ओनली, 3D में इमेजिन करो, इट्स ए स्फीयर। तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज रेडियस सेम है और चार्ज सेम है। ठीक है, तो वो स्फीयर जो हो गया इस पर्टिकुलर रेडियस का, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया इस चार्ज के लिए। ठीक है, वैसे ही एक दूसरा स्फीयर हम कंसीडर करें, मान लो इसके एक दूसरा स्फीयर कंसीडर करें, मान लो हम लोग यहाँ पे एक दूसरे रेडियस का, R' रेडियस का। तो इस स्फीयर पे भी कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग, A B C D कहीं भी, तो अगेन VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD कितना होगा? KQ/R' हो जाएगा। इस बार पोटेंशियल चेंज जरूर हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा इस सरफेस पे। A B C D कहीं भी इस सरफेस पे पॉइंट लो तो, ठीक है। तो अगेन ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है बाहर में येलो कलर से, ये भी क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंट है, कांस्टेंट है लेकिन डिफरेंट है। अब देखो, पोटेंशियल जो है क्या इस सरफेस के लिए बड़ा है या इस सरफेस के लिए बड़ा है? तो देखो, यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है पहले वाले सरफेस के लिए वो KQ/R आ रहा है, राइट। और सेकंड वाले सरफेस के लिए पोटेंशियल KQ/R' आ रहा है। तो R' तो बड़ा है ना R से, तो जब R' बढ़ गया तो पोटेंशियल जो सेकंड सरफेस के लिए आया हुआ है वो तो घट जाएगा ना। तो ये जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस के लिए, वो जैसे VA को मान लो, तो VA शुड बी लेस देन V1। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो जैसे रेडियस बढ़ता रहता है वैसे घटता रहता है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद करते हैं हम लोग कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर की ओर निकल रही हैं +Q से, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा में जैसे जैसे बढ़ोगे ना तो पोटेंशियल घटता चला जाता है। ये भी एक तरीका है याद करने का, दैट पोटेंशियल V और पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में जैसे बढ़ते हैं पोटेंशियल घटना शुरू हो जाता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहेगा। तो इवन दो कि पहला वाला सरफेस इक्विपोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल KQ/R के बराबर आया। दूसरा वाला सरफेस भी इक्विपोटेंशियल है, उसका जो पोटेंशियल आया वो KQ/R' के बराबर आया, लेकिन KQ/R' जो है वो KQ/R से कम है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जो होते हैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। ये स्फीयर और ये स्फीयर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। इसके बाद भी तुम चाहो तो एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना सकते हो, वो भी इक्विपोटेंशियल होगा, लेकिन उसका पोटेंशियल फिर इन दोनों से भी कम होगा, करेक्ट। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। अब हम लीनियर चार्ज की बात करते हैं। तो लीनियर चार्ज में जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते थे, लीनियर चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स जो होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। देखो कैसे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर बना लिया हमने इसके अराउंड, ठीक है, कुछ एल लेंथ का आर रेडियस पे, ठीक है। तो इस आर रेडियस पे पोटेंशियल कितना होगा, इस लाइन चार्ज की वजह से सपोज करो क्यू चार्ज इंक्लोज कर रहा है ये, और मान लो चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो एल लेंथ में कितना चार्ज इंक्लोज करेगा, लेमडा इंटू एल, इतना चार्ज इंक्लोज करेगा ये रॉड, लीनियर चार्ज। तो इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा, मान लो ये पॉइंट ए है, तो पोटेंशियल एट ए होगा के क्यू इन अपॉन में आर, यही होगा ना। और क्यू इन की वैल्यू कितनी है, लेमडा एल है, के लेमडा एल अपॉन में आर। और लेमडा कांस्टेंट ही है, बिकॉज लेमडा जो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है वो कांस्टेंट रहता है, और के कांस्टेंट है ही, एल भी कांस्टेंट है बिकॉज लेंथ हमने सिलेंडर की कांस्टेंट मानी हुई है। और ये आर जो है, तुम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस आई मीन इस सरफेस सिलेंडर पे कहीं भी आर लोगे, देखो ऊपर जाओ इधर जाओ, तो आर हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है थ्रू आउट, राइट। तो आर जब सेम है तो ए पे भी पोटेंशियल वही होगा, बी पे भी वही होगा, तो पोटेंशियल इस सिलेंडर के सरफेस पे कहीं भी लोगे वो सेम ही आएगा। दैट्स वाई दिस सिलेंडर इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी तरीके से कोई और सिलेंडर बनाते हैं थोड़े से बड़े रेडियस का, ले सपोज, तो भी क्या हो रहा है, अब क्या, क्योंकि रेडियस बड़ा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो इसका सी नाम दे दिया हमने, इसका डी नाम दे दिया, या इसका ई नाम दे दिया हमने, तो पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट डी, पोटेंशियल एट ई विल बी अगेन इक्वल, दैट विल बी इक्वल टू के लेमडा एल, बिकॉज क्यू जो है वो लेमडा एल के बराबर ही है, ठीक है, अपॉन में मान लो नया रेडियस जो है आर डैश है, वो यहाँ से जो दूरी है ई पॉइंट की, सपोज आर डैश है, तो के लेमडा एल अपॉन आर डैश आ जाएगा। अब क्योंकि आर डैश जो है वो आर से बड़ा है, तो जो वी सी होगा वो वी ए से छोटा होगा ना, जो वी सी है ये वाला पोटेंशियल वो वी ए से कम होगा। लेकिन सेकंड वाले सिलेंडर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। और फर्स्ट वाले सिलेंडर के भी हर पॉइंट पे, ए और बी चाहे और कोई पॉइंट ले लो, फर्स्ट वाले सिलेंडर के भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है, दैट इज दिस वन, इवन दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस दिशा में है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन हम जैसे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है, राइट। यहाँ पर वी ए ज़्यादा था, जैसे आगे गए वी सी कम हो गया, राइट। तो वही प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इन द केस ऑफ लाइन चार्ज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करें किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो वो जीरो आता है। कैसे, सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता था पॉइंट चार्ज के लिए, एक स्फीयर होता था, राइट। और यूं कह लो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता था, तो और भी स्फीयर बना सकते हो इसके अराउंड, वो भी क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा कैसे हम कह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज को हम लोग उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराएं तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश की, तो वो क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ए से बी की तरफ गए हम लोग तो बी फाइनल हो गया, तो वी बी माइनस वी ए, ये डेल्टा वी होगा, राइट। अच्छा, अब डेल्टा वी अगर वी बी माइनस वी ए है और इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, बिकॉज ये रेडियस भी आर है, ये रेडियस भी आर है, तो वी ए कितना होगा, के क्यू बाई आर होगा, राइट। और वही वी बी के बराबर होगा, वी बी भी के क्यू बाई आर होगा, तो वी ए माइनस वी बी क्या दे देगा, जीरो दे देगा। इसीलिए डेल्टा वी जो होता है चेंज इन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो जीरो आता है, इसलिए वहां वी बी माइनस वी ए जो लिखा हुआ है या वी ए माइनस वी बी जो लिखा हुआ है वो जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा ऑन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने जाना था कि डेल्टा वी क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, करेक्ट। और यहां पर
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर क्यू नॉट है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा है ना एफ ई, और हम वर्क डन इसके अगेंस्ट में कर रहे होते हैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो वर्क डन जो हमारा इस दिशा में आएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करेगा उसके अपोजिट होगा, तो माइनस डब्ल्यू ई एफ अपॉन में क्यू नॉट हो जाएगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट अपॉन में डेल्टा वी, यही आ जाएगा। और डेल्टा वी इक्विपोटेंशियल सरफेस में अभी हमने निकाला कितना होता है, जीरो होता है, तो वर्क डन भी इसीलिए कितना आ जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो आ जाएगा। यानी कि अगर किसी चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके गए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही, तो सिंस डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन भी जीरो ही आना है, कोई वर्क डन होगा ही नहीं। सिंपल है ना। अच्छा, लेकिन इसका समझने का एक और तरीका है। देखो इसका समझने का दूसरा तरीका क्या है, अगर हम लोग ये प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की ओर लग रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लग रही होगी, तो उसकी वजह से जो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई लगेगा वो भी बाहर की ओर ही लगेगा, तो एफ ई का डायरेक्शन जो हो गया वो बाहर की ओर हो गया, और हमें वर्क डन निकालना है इस एफ ई की वजह से ही, और हम लोग इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करा रहे हैं क्यू नॉट को, तो मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे है, एफ ई के परपेंडिकुलर है ना, देखो ऐसे जा रहे हैं हम लोग, टेंजेंशियल जा रहे हैं, तो डी आर और फोर्स के बीच में एंगल 90 का है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी आर अगर हम करें या एफ डी एक्स करें, तो एफ डी एक्स कॉस 90 क्या देगा, जीरो दे देगा, राइट। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि वर्क डन जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वो जीरो होता है, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 का होता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने जो बनाया वो एक स्फीयर बनाया इस पॉइंट चार्ज के राउंड, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी ना हर पॉइंट पे इस प्लस क्यू की वजह से, और वही एफ ई का होगा डायरेक्शन। तो तुम देख सकते हो इस पर्टिकुलर सरफेस पे टेंजेंट खींचो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस टेंजेंट के 90 डिग्री के है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री बना रही है सरफेस से, यहाँ भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 बना रहा है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 का एंगल बना रहा होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही फेमस रिलेशन है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। इसको हम डिराइव करेंगे जब हम पढ़ेंगे, आई मीन ये रिलेशन कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन कैसे आता है, लेकिन इससे भी अगर समझना चाहें तो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि डेल्टा वी या डी वी, इसको डेल्टा वी भी कह सकते हैं ना, डेल्टा वी भी कह सकते हैं इसे। तो डेल्टा वी जो हो रहा है पॉइंट ए से बी का, वो तो जीरो हो रहा है बिकॉज इट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। बी में भी पोटेंशियल सेम है, ए में भी पोटेंशियल सेम है, तो दोनों का डिफरेंस भी जीरो ही आएगा, तो डेल्टा वी जीरो देगा, करेक्ट। यहाँ पे जिसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ई डॉट डी आर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी आर वेक्टर दोनों 90 का एंगल बनाने चाहिए ना, यहां से भी प्रूफ हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मान लो एक सरफेस हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इस रीजन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दी हुई हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल जो यहां पे होगा इस पर्टिकुलर प्लेन पे और इस पर्टिकुलर प्लेन पे, मान लो यहां पर पोटेंशियल वी ए है, यहां पोटेंशियल वी बी है, तो वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी, बिकॉज पोटेंशियल जो है आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में घटता हुआ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और वी ए का जो प्लेन है, ये पूरा प्लेन तुम देख रहे हो ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक। और जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होना चाहिए इस पूरे प्लेन के लिए, इस पूरे सरफेस के लिए वो वी ए है, और इस पूरे सरफेस के लिए जो पोटेंशियल कांस्टेंट है वो वी बी है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी डायग्राम, या जो तुम्हें ड्राइंग करनी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो क्या होगी,
एक प्लेन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ये प्रॉपर्टी में अभी आपने जाना था। और टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक और प्रॉपर्टी है कि दो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो होगा क्या, देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। अगर मान लो दो सरफेसेस हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर गए लेट्स सपोज किसी पॉइंट पे, तो होगा क्या, अब हमें सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, तो इस सरफेस के, मान लो इसका नाम ए है, ए सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और बी सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी इसी पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। एक ही पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, एक की दिशा ऐसे आ रही है, एक की दिशा ऐसे आ रही है, इट इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो सकती है, एक ही डायरेक्शन में, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब हमें स्केच करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो यहाँ पर प्लस क्यू दिया हुआ है, माइनस क्यू दिया हुआ है विद सम सेपरेशन इन बिटवीन, मान लेते हैं सेपरेशन 2l है, ठीक है। तो ये डाइपोल बन गया, राइट। अच्छा, तो अब हमें क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहली चीज काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दिखाते हैं, वो रेडियली आउटवर्ड होंगी प्लस क्यू से, राइट। अच्छा, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो हमें पता है पॉइंट चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होता है, राइट। तो पहला स्फीयर बनाएंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी कर रहा है। दूसरा कंसेंट्रिक स्फीयर बनाते हैं, ये भी देखो इक्विपोटेंशियल होगा, बिकॉज अगेन रेडियस जो है यहाँ के लिए मान लो r1 है, यहाँ के लिए जो है r2 है, तो इसके लिए KQ/R1 पोटेंशियल होगा, इसके लिए KQ/R2 होगा, तो इस सरफेस के लिए भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ऐसे हम लोग जितने मर्जी चाहें कंसेंट्रिक स्फीयर बना सकते हैं और वो सभी जो हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ही होंगे। वैसे ही माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती हुई दिखती हैं, इमर्ज एंटर करती हैं, ऐसे होंगी। तो इसके वजह से भी हमें बनाना हो तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स ही बनाने होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस मिला, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस मिला, ठीक। ऐसे ही हम लोग 3, 4, 5 जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हैं। सो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।